वहीं झारखंड विधानसभा में कल बीजेपी के ड्रामेबाज विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जो सवाल उठ रहे हैं उसका रिहर्सल चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कपड़े फाड़ना और अलग रूप धारण करना ही उन विधायकों का काम है और उन्हें लगता है कि उनके सवालों से सरकार डर जाएगी। सीएम ने यह भी कह दिया कि समय आने पर सरकार की ओर से नियोजन नीति पर जवाब दिया जाएगा। पहला इतिहास ऐसा है चल रहा है जहां सत्ता पक्ष ने ही लोकसभा को हाईजैक कर रखा है और ये जो हमारे विपक्ष है यहाँ पर ये उसी चीज को यहाँ पर भी दोहरा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं विगत शुरुआत से लेकर आज सेकंड लास्ट डे है सदन का, ना इनके पास कोई विषय है ना मुद्दा है। अब इनको अध्यक्ष महोदय कल का सदन हुआ, वीडियोग्राफी करके इन लोगों ने जो तमाशा किया यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये सदन की गरिमा को ताक पर रख करके ये ड्रामेबाजी की जा रही है सदन में अध्यक्ष महोदय। अब राम भक्तों को कपड़े फाड़ कर ये सिद्ध करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय कि हम राम भक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, भगवान सबको देख रहा है। इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय पूरी तरीके से इनको लग रहा है कि आज हम देश की सत्ता में काबिज हैं तो पूरे दुनिया में काबिज हो चुके हैं। आज जिस तरीके से इनको सवालों में घेरा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आज उस सवालों से किस तरीके से बचने का कोशिश कर रहे हैं, उसी का ये रिहर्सल, उसी का एक हिस्सा है अध्यक्ष महोदय। और सरकार अध्यक्ष महोदय अपने समय अनुसार अपना कार्य भी करेगी और जवाब भी देगी और इनकी सारी करतूतें पूरा राज देख रहा है अध्यक्ष महोदय। और वहीं देखिए, नियोजन नीति पर बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। रांची में उन्होंने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने 1985 के कट ऑफ पर नियोजन नीति बनाई थी और इसी आधार पर सरकार नियुक्ति कर सकती थी, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में नियोजन नीति बनाई जो चारों खाने चित हो गई। सुनिए। कायदे से हेमंत सोरेन की सरकार को एक आयोग गठित करके, जिसको ट्रिपल टेस्ट भी कहते हैं, एक बार सर्वे करा लेते और उसके बाद ओबीसी की आबादी चूंकि यहाँ बड़ी तादाद में है उसको ध्यान में रख करके और फिर वो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी ले आती ताकि उन लोगों की हक को भी मारा नहीं जाता। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने तो जिस प्रकार से रिजर्वेशन पर एक प्रकार से ओबीसी वर्ग को यानी उनको नकार देना, यानी उनके और कुछ ध्यान नहीं देना, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। पिछले पंचायत चुनाव में भी हो गया। और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ की ग्रामीण सड़कों पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। जब मंत्री आलमगीर आलम ने इसमें असमर्थता जाहिर की तो वो नाराज हो गई और पूरक सवाल करने लगी। एक ही मुद्दे पर बार बार सवाल जवाब होने पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आपत्ति जताई है। झारखंड विधानसभा का सचिवालय का पत्र है अध्यक्ष महोदय, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रामीण सड़क को उस पे भारी वाहन परिचालन करेंगे तो एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जो पदाधिकारी नहीं करेंगे एफआईआर और इस तरह का भारी वाहन का आवागमन होता रहेगा तो उस पदाधिकारी पे भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो ये प्रश्न का जवाब जो है, और तीसरा जो हमने दिया ये एनटीपीसी का पत्र है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विलेज रोड को वो लोग यूज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, ये कैसा जवाब है अध्यक्ष महोदय? जो है आरसीटी में परिवर्तन करना चाहते हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो अपने पैसा से रख रखाव करते हैं रोड को, तो उसी तरह का ही प्रश्न है। सदन का समय जो है, सदन का समय अनावश्यक रूप से व्यय करना माननीय सदस्यों के द्वारा भी उचित नहीं है। अगर आसन किसी को रोकता है तो यह भी उचित नहीं है कि आपका एक सवाल पर हम मंत्री को और आपको 20 बार उठने का मौका दें। इसीलिए व्यवस्था है विधानसभा संचालन में जब 3 पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं अध्यक्ष महोदय, इसीलिए व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि 10 पूरक फिर भी संतुष्ट नहीं होइएगा तो क्या करें? दो ही प्रश्न में समय पार हो गया।
तो झारखंड विधानसभा में स्पीकर और मंत्री के रवैये पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भारी भरकम गाड़ियों की आवाजाही के चलते ग्रामीण सड़कें जर्जर होती जा रही हैं। उन्होंने सदन में ये सवाल उठाया तो न स्पीकर और न ही मंत्री ने उनकी बात सुनी। उन्होंने नए विधायकों को ज्यादा समय देने की मांग की है। हम लोग नए विधायक हैं, हम लोग पहली बार जीत के आए हैं, नए विधायक हैं और हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा मौका मिलना चाहिए, हम लोगों को बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। जो पुराने विधायक हैं उनको थोड़ा ज्यादा समय मिलता है, वो अगर बेकार की बातें भी करते हैं तो भी उनको बोलने दिया जाता है, कुछ विषय वस्तु को छोड़ के कुछ और भी बातें करते हैं तो भी बोलने दिया जाता है। लेकिन हम लोग गंभीर विषय को भी रखते हैं तो हड़बड़ी दिखा दी जाती है, आधा में ही सुन ली जाती है। अभी मैं एक न्यूज में पढ़ रही हूँ, अभी तुरंत कोई न्यूज फ्लैश हुआ है कि स्पीकर साहब कह रहे थे कि अब आप लिख के दीजिए कि कौन सा वाहन चलेगा, कौन सा वाहन नहीं चलेगा। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे थे, हम वो बोल रहे थे जो नियम कानून के हिसाब से बात कर रहे थे। जो विधानसभा के लेटर जो यहाँ से निकले हुए हैं उसका हम आधार पे बात कर रहे थे कि जब यहाँ से चिट्ठी निकली हुई है कि भारी वाहन नहीं चलेगा, क्षमता से अधिक वाहन नहीं चलेगा, तो और चलेगा तो उस पे एफआईआर की जाएगी और जो अधिकारी एफआईआर नहीं करे उस पे एफआईआर की जाएगी। तो इसका क्या बस ये चिट्ठी है या फिर इसका अनुपालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वहीं देखिए, निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सदन में चतरा के आम्रपाली खदान में ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग रोकने में सरकार अब तक नाकाम साबित हुई है। जवाब में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने ट्रकों में ओवरलोडिंग से इनकार किया और कहा कि तय मानक के तहत ही ट्रकों पर कोयला ढोया जा रहा है। आम्रपाली खदान से ओवरलोडिंग के बारे में प्रश्न पूछा है और इसका तात्पर्य महोदय ये है कि ये अनवेरिफाइड स्टॉक का ट्रांसफर वहां से हो रहा है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है महोदय, इसमें जांच का भी दिया है, तो जून 2022 तक का दिया है, उसके बाद कोई जांच इन्होंने नहीं कराई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो चालान निर्गत होता है जिम्स पोर्टल से, उसमें कितने ट्रकों के बारे अंकित है कि ये ओवरलोडिंग ले जा रहे हैं? चालान रोड पर कभी कभी चालान मिलाने का प्रयास करता है जिला पुलिस या पदाधिकारी, उसी तरह से पहले ऐसा नहीं था। हर उस एरिया में खनन होने के बाद कंप्यूटराइज होता है, उसका वजन होता है, उसका बाद रोड पर निकलता है और उसके बाद परिवहन विभाग रोड पर समय समय पर चेकिंग करता है कि चालान है या नहीं है, ओवरलोडिंग है तो नहीं किया है, वो होता है सर अपना। और देखिए, एनसीपी विधायक अमरेश सिंह ने पलामू के हुसैनाबाद में जमीन की अनियमितता से जुड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये सवाल उन्होंने 1 मार्च को ही सदन में रखा था, पर जांच रिपोर्ट में अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने जमीन घोटाले के लिए हुसैनाबाद के सीओ को जिम्मेदार ठहराया है। खत्म करते हुए, और यहाँ पर जो कल हमको जवाब मिला है वो एसडीओ के जवाब को जो है खत्म करते हुए 1 पेज में ऐसे गलत पदाधिकारी को बचाने का कार्य किया है। अभी हम माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत कराएं, इसलिए उस पर बोले हैं कि आप लिखकर दे दीजिए कि हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। और धनबाद में 20 मार्च को नाबालिग के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। कतरास थाना क्षेत्र के लिलोरी मंदिर परिसर स्थित जिला परिषद के पुराने पार्क में ये घटना घटी। भागने के दौरान 4 आरोपियों में से एक का मोबाइल फोन गिर गया था। इसी के आधार पर पुलिस को आरोपियों के बारे में सुराग मिला। फरार 2 युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अधिक जानकारी इस खबर पर दे रहे सहयोगी संजय गुप्ता। लिलोरी मंदिर जिला परिषद के इस पुराने पार्क में 20 तारीख को गैंग रेप की घटना हुई थी। 4 युवकों ने यहां पर एक नाबालिग
दलित किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पर गैंग रेप की घटना को 4 युवकों के द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल तो 2 आरोपियों को पकड़ ली है और 2 आरोपी अब भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता अंगार पथरा की रहने वाली है और यहाँ नगर निगम के अमृत पार्क वह घूमने आई थी और इसी दौरान इस स्थल की तरफ वह अपने एक दोस्त के साथ आ गई थी और जिसके बाद उन 4 युवकों ने उस किशोरी को घसीटते हुए इस जंगल की तरफ लेकर आया और उसके बाद गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। यह स्थल जो कभी जिला परिषद का पार्क कहलाता था, अब यहाँ पर केवल असामाजिक तत्वों और अपराधियों का अड्डा बन गया है। यहाँ पर जहाँ तहाँ पर शराब के रैपर, बोतल और गिलास बिखरे पड़े हैं, जो यह बात साबित कर रहा है कि यहाँ पर केवल अब असामाजिक तत्व ही पहुँच रहे हैं और अगर गलती से इस और कोई आ जा रहा है तो फिर उसे इस तरह की गैंग रेप की घटना का शिकार होना पड़ रहा है। अब ऐसे में कतरास पुलिस को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर जब नगर निगम के अमृत पार्क और इन पुराने पार्कों की तरफ गश्ती व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि फिर से इस तरह की कोई दोबारा घटना ना हो सके। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और राज्य के लाइन टैंक रोड पर तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। दोनों पैदल ही सड़क से गुजर रही थी और इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने दोनों को रौंद दिया। घटना से नाराज भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की, जबकि हादसे में घायल दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोअर बाजार पुलिस ने फिलहाल कार को जब्त कर लिया है, जबकि ड्राइवर वहां से भाग निकला। राजधानी रांची में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर रोड इंजीनियरिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने और शहरी इलाके के बाहर भी सुरक्षित व्यवस्था देने के लिए 2 नए ट्रैफिक थाने और 2 नए ट्रैफिक डीएसपी की तैनाती का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं रांची में डेंजर जोन बने बूटी मोड़ से खेलगांव तक भारी मालवाहक गाड़ियों की नो एंट्री का प्रस्ताव भी डीसी के पास भेजा गया है। इसके तहत ब्लैक स्पॉट पर खास नजर रखी जाएगी। जो एक्सीडेंट हो रहा है उसको स्वयं मैंने जाके हर स्पॉट को रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया है कि हर पॉइंट पे क्या क्या कार्य करने की आवश्यकता है। वो बनाने के बाद उसको ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया है। मैं बिल्कुल ही आपको ये बताना चाहूँगा कि उस पर बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं उस पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस का वहाँ पे अभी तक मैंडेट नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोगों की बात हुई है और वरीय पदाधिकारियों का जो निर्देश मिला है, निर्देशानुसार हम लोगों ने 2 नए थाने का प्रपोजल बना के भी भेज दिया है। राजधानी रांची में हाल के दिनों में देखा जाए तो सड़क हादसों में लगातार इजाफा होता है और इसके लिए सबसे जो स्थिति है विकट, वो बता दें रोड इंजीनियरिंग को लेकर है। खासतौर से अगर खेलगांव क्षेत्र की बात करें या बूटी मोड़ क्षेत्र की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं और ये एक ब्लैक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लोकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये बर्बादी का मंजर आपको दिखाई देगा और ये सब कुछ कहीं ना कहीं सड़क हादसों की वजह से हुई है। अमूमन तेज़ रफ्तार में गाड़ियां आती हैं रात के वक्त और उस वक्त ये जो आपको ग्रिल देख रहे हैं ये नज़र नहीं आता क्योंकि इस पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, जिस वजह से तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ियां अमूमन यहां पर टकरा जाती हैं और भीषण सड़क हादसा होता है। ये जो तस्वीरें हैं ये उस बात के सबूत हैं। आपको बता दें कि भारी वाहनों के प्रवेश पर जो ट्रैफिक विभाग के द्वारा, ट्रैफिक एसपी के द्वारा कहा जाए तो उपायुक्त को भी ये जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो नेवरी के रास्ते से जो गाड़ियां हैं भारी माल वाहक, उन पर नो एंट्री लगाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि वहां से कोई भी
भारी वाहन ना आ पाए। हालांकि इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है कि ये नो एंट्री 24/7 रहेगा या कुछ समय के लिए इसे नो एंट्री किया जाएगा। इस पर फिलहाल जो वरीय अधिकारी हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा जिस तरह से खेलगांव एक ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, इसे रोकथाम के लिए लगातार कवायदें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में यहाँ पर अब रिफ्लेक्टर लगाने की भी बात की जा रही है ताकि जो सड़क से रात के वक्त भारी वाहन गुजरते हैं या कोई वाहन गुजरता है तो उसे ये तमाम जो ग्रिल्स हैं या फिर डिवाइडर हैं वो नज़र आ पाएँ। तो कहा जाए तो फिलहाल ट्रैफिक पुलिस जो है इस तमाम मुद्दों को लेकर काफ़ी गंभीर है ताकि रांची में होने वाले सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और हताहतों की संख्या पर भी नियंत्रित पाया जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों को भी बताएंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर पहुंचेंगे। तो देखते रहिए। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they can find only 5 to 6 different items which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटीकोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। तो बिल्कुल आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। और चलिए